नमस्कार। नोटबुक आईएएस के आज के इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहला हम प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक 2028 के लिए किस खेल को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में 15 से 17 अक्टूबर तक हमारे मुंबई में ओलंपिक का जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है उसकी बैठक हो रही है और इस बैठक में ओलंपिक में जो भविष्य में जो खेल होने वाले हैं, कहाँ आयोजित होने वाले हैं, किन खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा, इस पर चर्चा हो रही है। उसी कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण खेलों को इसमें शामिल किया गया है। तो कौन कौन से खेल हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट और लोकप्रियता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है हमारे लिए? क्रिकेट। बहुत ही लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई खेल है तो वो है क्रिकेट। अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, लोग पागलों की तरह इसके पीछे बिल्कुल लगे हुए हैं। तो ओलंपिक 2028 के लिए क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य खेलों को भी इसमें शामिल किया गया है। वो खेल कौन से हैं तो देख लेते हैं। अन्य खेलों में है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट जैसा कि हमने देखा, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश। ये जो कुछ क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेल जो हैं इनको भी हमने ओलंपिक 2028 के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। अब हम देख लेते हैं कि ओलंपिक 2028 होने कहाँ वाला है। तो ओलंपिक 2028 जो है वो लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में आता है, वहाँ पर ओलंपिक 2028 जो है वो आयोजित होने वाला है, जिसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक से ही रिलेटेड एक दूसरा प्रश्न भी, जो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो कमेटी है उसका सत्र आयोजित हुआ है। कौन सा ये सत्र है? तो 141वां 141वां जो सत्र है वो आयोजित हो रहा है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो यह सत्र आयोजित किया गया है मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में। कब से कब तक? 15 से लेकर के 17 अक्टूबर तक के लिए यह सत्र आयोजित किया गया था। कहाँ पर? मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में। ये इतना खास क्यों है? ये जो 141वां सत्र जो है वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि 40 साल के इतिहास में भारत में दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सत्र या बैठक आयोजित हुई है। 40 साल के बाद ये दूसरी बार है। पहली बार जो भारत में जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1983 में नई दिल्ली में ये आयोजित हुई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की जो पहली बैठक थी जो भारत में हुई थी वो कब हुई थी? नई दिल्ली में 1983 में। और 40 वर्षों के बाद, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में 40 वर्षों के अंतराल के बाद यह सत्र आयोजित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। कौन सा सत्र? 141वां सत्र। और कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में आयोजित हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय कमेटी से रिलेटेड भी एक दो फैक्ट देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो कमेटी IOC है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। आज का नहीं, ये बहुत ही पुराना है, सालों से चला आ रहा है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 23 जून 1894 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो इसका मुख्यालय लोजान या लॉजेन, जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है कि वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर का महीना चल रहा है। अभी हाल ही में हमने 16 अक्टूबर को जो है वो विश्व खाद्य दिवस मनाया है। 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। वो इसलिए मनाया जाता है कि 16 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन यानी कि UN के द्वारा 16 अक्टूबर 1945 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन जो FAO है,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी कब? 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 16 अक्टूबर को हमने विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाने का निर्धारित किया था यूएन ने, वहाँ यूएन के सदस्यों ने। इस साल 2023 की जो थीम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इस साल जो थीम रखी गई है वह रखी गई है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ें। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। केवल खाद्य की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पानी के बारे में ना सोचें। लगातार ये समस्या बनी हुई है कि भूजल स्तर हमारा नीचे जा रहा है। तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो फिर फूड का प्रोडक्शन कैसे होगा? बिना पानी के अनाज कैसे उत्पादन होगा? तो इसलिए खाद्य के साथ साथ जल के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस साल की थीम रखी गई है ताकि लोगों में खाद्य के साथ साथ जल को लेकर भी एक जागरूकता बनी रहे। इसलिए इस साल की थीम रखी गई है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह भी खाद्य से रिलेटेड ही है। तो प्रश्न क्या है कि द हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा? द हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है FAO और WPF के द्वारा, जो वर्ल्ड फूड, जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा, और जो WPF है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वो दोनों मिल करके द हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक जारी करते हैं। तो खाद्य से रिलेटेड हमने एक ये टर्म भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये जो आउटलुक है ये किस बारे में बताता है। कोई भी सूचकांक या कोई भी रिपोर्ट जारी की जाती है तो वो वर्तमान में क्या स्थिति है या भविष्य में क्या स्थिति हो सकती है, इसको ध्यान में रखकर जारी की जाती है ताकि जनता, ताकि विश्व जो है वो उस चीज़ को लेकर के सतर्क हो, जागरूक हो। तो द हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक जारी करने का भी एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य क्या है कि यह रिपोर्ट भूखमरी से संबंधित भविष्यवाणी के लिए जारी किया जाता है। जो द हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक है वो किस लिए जारी किया जाता है? भूखमरी से संबंधित भविष्यवाणियों के लिए ये जारी किया जाता है। और इसमें क्या भविष्यवाणी की गई है कि 205 मिलियन जो लोग हैं वो आने वाले भविष्य में खाद्य की गंभीर समस्या से जूझने वाले हैं, उनमें खाद्य संकट होने वाला है। और 45 देश ऐसे होने वाले हैं जहां पर खाद्य को लेकर के आपातकालीन स्थिति जैसी समस्या हो सकती है अगर उन्होंने कोई असिस्टेंस इसके लिए नहीं बनाया, कोई पहले से उन्होंने इसको रोकने के लिए इंतज़ाम नहीं किए, तो फिर यह समस्या खाद्य की बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है। तो जो द हंगर हॉट स्पॉट है वो क्या करता है? भूखमरी और खाद्य से रिलेटेड भविष्यवाणी करता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमने चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं कि हाल ही में किन देशों को RCEP में शामिल करने की चर्चा की गई है। तो वो दो देश जिनको RCEP में शामिल करने की बात चल रही है वो कौन कौन से हैं? एक है श्रीलंका और दूसरा है बांग्लादेश। तो श्रीलंका और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जिनको RCEP में शामिल करने की बात चल रही है। अब हम थोड़ा RCEP के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि RCEP है क्या। तो RCEP क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी। RCEP जो है वो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी जो है, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये क्या है? एक मुक्त व्यापार समझौता है। मुक्त व्यापार समझौता कहने का मतलब क्या है कि इस समझौते में जो देश शामिल होते हैं उनको एक दूसरे के देश में आयात निर्यात पर सीमा शुल्कों में रियायत दी जाती है, कुछ छूट दी जाती है। तो जो RCEP है यह भी एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसकी शुरुआत 2011 में कहाँ हुई थी? बाली, इंडोनेशिया में की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो RCEP की स्थापना 10 आसियान देशों ने और 5 नॉन आसियान जो देश हैं उन्होंने मिलकर की थी। तो जो 5 गैर आसियान देश हैं वो कौन कौन से हैं? इन 5 गैर आसियान देशों में आता है चीन, ऑस्ट्रेलिया,
जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। 10 आसियान देश और 5 गैर आसियान देशों ने मिलकर के इस आरसीईपी की स्थापना की है, जो कि क्या है, एक मुक्त व्यापार समझौता है। और अब इसमें 15 सदस्य वर्तमान में है, और अब इसमें जो है श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल होने की बात कह रहा है। भारत इससे 2019 में निकल गया था। कुछ आयात निर्यात संबंधी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। भारत को यह डर था कि अगर हम इसका भाग रहते हैं तो हमारे यहाँ पर आयात जो है वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा। उससे क्या होगा कि विदेशी सामानों की हमारे यहाँ पर डंपिंग हो सकती है, जिससे हमारा घरेलू उद्योग जो है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इसलिए भारत इससे बाहर निकल गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, तो क्या है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, हमारा प्रश्न है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या। तो यह चालू किया गया है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय जो है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, उसके द्वारा यह ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम योजना चालू की गई है। ये ग्रीन क्रेडिट क्या है कि ये किसी व्यक्ति, निजी कंपनियों को जो पर्यावरण हितैषी काम करने के लिए एक क्रेडिट के रूप में दी जाएगी। जैसे कि हमने कार्बन क्रेडिट करके भी एक टर्म सुना है कि जब उद्योग जो है वो कार्बन का कम उत्सर्जन करते हैं तो उन्हें एक रिवॉर्ड के रूप में कार्बन क्रेडिट दी जाती है। बिल्कुल वैसे ही एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है। और यह प्रोग्राम जो है वो सरकार के जो 2021 में लाइफ प्रोग्राम चालू किया गया था। लाइफ का क्या फुल फॉर्म था? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली करके एक हमारे मोदी जी ने ये मुहिम चालू की थी। तो ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम योजना है ये इसी का एक विस्तृत रूप है, जिसमें हम पर्यावरण हितैषी कामों के लिए जो निजी व्यक्ति है या फिर निजी कंपनियां हैं, उद्योग हैं, उनको हम एक रिवॉर्ड के रूप में ग्रीन क्रेडिट देंगे, जिनका लाभ उनको आगे होगा। और अच्छी बात है ये, इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए लोग उस तरह के काम करेंगे जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम हो सके और हमारा पर्यावरण साफ और स्वच्छ बना रहे। तो यह है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। किसने चालू किया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान समय में निरंतर चर्चा में रहने वाला एक टर्म है इको मार्क। जब बात ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की हो रही है तो इसी के साथ में एक इको मार्क करके भी प्रोग्राम को विस्तार दिया गया है। तो इको मार्क क्या होता है? इको मार्क होता है पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग करने के लिए एक मुहर होती है। जैसे कि किसी सामान पर रेटिंग दी जाती है कि ये एक 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, जिससे उसकी गुणवत्ता का पता चलता है। बिल्कुल उसी तरह से एक इको मार्क जो है वो पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद होंगे उनके लिए एक इको मार्क एज अ लेबल दिया जाएगा, जिससे कि पता चलेगा कि ये जो उत्पाद है वो बिल्कुल पर्यावरण हितैषी है। इसको भी हमारे जो लाइफ प्रोग्राम के तहत ही एक विस्तार के रूप में चालू किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है इको मार्क देता कौन है? तो इको मार्क देता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो इस इको मार्क के संबंध में सर्टिफिकेट प्रदान करता है। और इस इको मार्क अधिनियम की शुरुआत आज से नहीं हुई है, यह 1991 में ही ये कार्यक्रम चालू हो गया था। लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है, इस वजह से अभी इन लोगों को ये नई बात लग रही है। लेकिन इसकी शुरुआत इको मार्क अधिनियम 1991 के द्वारा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। पर्यावरण हितैषी जो वस्तुएं होती है उसके लिए ये सर्टिफिकेट जो है भारतीय मानक ब्यूरो BIS के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधे की किस विदेशी प्रजाति को सरकार के द्वारा हटाने की बात की जा रही है? पहली बात तो कि हटाने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि यह जो विदेशी प्रजाति है वो इतना विस्तार कर रही है कि ये हमारे जो घरेलू जो पौधे हैं उनको नष्ट कर रही है, उनको दबा रही है। उस पौधे का नाम क्या है? तो उस पौधे का नाम है प्रोसोपिस जूलीफेरा। इसको विलायती बबूल भी कहते हैं। छोटे पौधे होते हैं, काफ़ी तेज़ी से विस्तृत फैलाव होता है इनका, और ढीठ होते हैं थोड़े, बिना पानी खराब मिट्टी में भी ये उग जाते हैं। और ये जो पौधे हैं वो हमारी जो घरेलू पौधों की किस्म है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखिए पौधा है तो
फैल रहा है इसमें तो कोई खैर बात नहीं है, लेकिन ये पौधा ऐसा है कि हमारे लिए किसी काम का भी नहीं है। पौधे छोटे होते हैं, ना ये पक्षियों को संरक्षण दे सकता है, ना ये इसमें कुछ अच्छी खूबियां हैं, बल्कि ये क्या है कि एलर्जिक वाला पौधा है। इससे हमारे मानव को और हमारे जो पर्यावरण को बहुत ही हानि हो रही है। और चूंकि मैंने बताया कि ये एक विदेशी पौधा है, तो ये भारत की मूल प्रजाति है नहीं, ये 1887 में दक्षिण अमेरिका से भारतीय उपमहाद्वीप में आई है। तो ये विदेशी प्रजाति है, काफ़ी पुरानी है, और अब इसको सरकार हटाने की बात कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में इजराइल और फिलीपींस युद्ध के बीच में यूएसए ने समुद्र में अपने किस युद्धपोत को तैनात किया है? बहुत ही हॉट बर्निंग टॉपिक, अभी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। हमास को नष्ट करने पे इजराइल बिल्कुल तुला हुआ है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, जो कि सभी को पता है कि इजराइल का समर्थन हमेशा से यूएसए करता आ रहा है, तो यूएसए ने पहले से ही अपना जो युद्धपोत है वो समुद्र में तैनात कर दिया है। और यह युद्धपोत इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, इतना चर्चा में क्यों है? एक तो यह अमेरिका का युद्धपोत है, दूसरा इसकी खूबी है जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले युद्धपोत का नाम देख लेते हैं, यह है यूएसएस जेरोल्ड आर फोर्ड। युद्धपोत का नाम क्या है? यूएसएस जेरोल्ड आर फोर्ड। ये युद्धपोत है, अमेरिका का है, जिसको इजराइल फिलिस्तीन वॉर को रोकने या उसमें अगर ज़रूरत पड़ी, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने समुद्र में तैनात किया है। अब ये इतना चर्चा में क्यों है, इसकी क्या खास बात है? तो इसकी खास बात है इसका विशाल रूप। ये जो युद्धपोत है, पहली बात तो ये हमारे भारत के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। हमारे भारत के कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 72 मीटर के करीब में है, और यह जो युद्धपोत है इसकी जो ऊंचाई है वो 76 मीटर के करीब में है। तो ये इतना विशाल है। दूसरी बात यह है, इसका जो वजन है वो 1,12,000 टन के बराबर है। तो अपने वजन के ही मामले में, अपनी ऊंचाई के मामले में और अपनी क्षमता के मामले में, क्षमता इसकी कितनी है? 4,660 लोगों को वो एक साथ एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकता है। युद्धपोत है तो लोगों को, तो आम जनता को लेकर नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, अपना सैनिक लेकर जाएगा, सैन्य सामान लेकर जाएगा। तो अपनी इस विशाल क्षमता की वजह से यह बहुत ही ज़्यादा चर्चा में अभी बना हुआ है। यूएसएस जो है जेरोल्ड आर फोर्ड, यूएसए का युद्धपोत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि, और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है, कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने गुंजी नामक गांव की यात्रा की है, यह किस क्षेत्र में है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो अक्सर कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, देश विदेश की सैर करते रहते हैं, लेकिन गुंजी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुंजी है कहाँ। तो गुंजी जो है वो काला पानी क्षेत्र जो है, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले में आता है, यहाँ पर ये क्षेत्र है। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये गुंजी क्योंकि नेपाल जो है वो अपने मानचित्र में काला पानी वाला क्षेत्र दिखाता है, और हमारे भारतीय मानचित्र के हिसाब से यह क्षेत्र उत्तराखंड में आता है। तो हमारे मोदी जी की वहाँ पे शिरकत हुई, तो फिर नेपाल की जो जनता है उनमें आक्रोश भर गया। तो इसलिए ये गुंजी जो है वो बहुत ही चर्चा में है अभी फिलहाल, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। यह था आज हमारा आज का प्रोग्राम। अंत में हमारा जो नोटबुक आईएएस की तरफ से सिविल सेवाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में जानकारी है। और हमारा जो नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल करके जो यूट्यूब चैनल चलता है, वो भी हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अच्छे कंटेंट को हम ला पाएँ। तो अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।